गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अतिरिक्त अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया, जिसके अनुसार 3 प्रकार से संशोधन होता है: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा। कल हमने 42वें संविधान संशोधन के भारतीय संविधान पर जो गहरे प्रभाव पड़े उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन के बारे में जानकारी ली थी, जिसे आपातकाल के दौरान लगाया गया था। विशेषकर 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान को गहरे रूप से प्रभावित किया था, जिसे 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। और इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। केशवानंद भारतीय मुकदमे को हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने कल संविधान की समीक्षा के बारे में भी अध्ययन किया है। तो संविधान की समीक्षा को एक बार पुनः हम बेटा पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो 90वें दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार आया। सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, एक आयोग बनाया। इस आयोग का उद्देश्य संविधान के कामकाजों की समीक्षा करना था। तो इस आयोग का जो काम था वो मुख्य रूप से जो संविधान के जो कामकाज हैं उनकी समीक्षा करना इसका कार्य था। विपक्षी दल और जो अन्य विरोधी दल थे, उन्होंने इस वेंकटचलैया आयोग का बहिष्कार किया। आयोग को लेकर जो राजनीतिक विवाद उठा उसकी जगह है, लेकिन गौर करने की बात है कि आयोग ने जो सिफारिश दी, आयोग ने जो सुझाव दिए, आयोग ने जो अपने परामर्श दिए, उनके द्वारा आयोग ने जो बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे कदम की सिफारिश नहीं की जिससे कि संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना अधिक महत्व दिया गया है। हमारे संविधान में जो संविधान का बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, संविधान के जो मूल तत्व है, संविधान का जो मूल संवैधानिक स्वरूप है, संविधान का जो मूल संस्थागत ढांचा है, उस पर अधिक उसे बरकरार रखने, उसको उसमें परिवर्तन न करने का कितना अधिक महत्व दिया गया है। तो बुनियादी संरचना के सिद्धांत को इस वेंकटचलैया आयोग ने दोबारा स्थापित किया। तो आयोग ने हमारे जो संविधान है उसके बुनियादी ढांचे में विश्वास रखा और ऐसे किसी भी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे कि हमारे संविधान की बुनियादी संरचना, जिससे हमारे संविधान की बुनियादी संरचना को कोई चोट पहुंचती हो, या हमारे संविधान की बुनियादी संरचना है वो कहीं से भी पीड़ित होती हो, या संविधान का मूल ढांचा है उससे किसी प्रकार का या उसमें किसी प्रकार का बदलाव है वो सहन नहीं किया जा सकता। इसे पता चलता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका बुनियादी सिद्धांतों में कितना अधिक महत्व था। ऐसे और भी कई उदाहरण मौजूद है जिससे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या है वो कुल संख्या की अधिक से अधिक नहीं हो सकती, यानी 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो जो आरक्षण है, आरक्षित जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें या आरक्षित सीटों की संख्या, मूल संख्या है, जो कुल संख्या या मूल संख्या है, उससे मूल संख्या के आधे से अधिक
नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, ये उसने सुझाव दिया है। उसने क्या सुझाव दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या मूल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमारे संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा आपको मैंने बताया, हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की बात की गई है, जिसके तहत संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान को गहरे रूप से प्रभावित किया। 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन को 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो न्यायिक व्याख्या की गई है, जिसके तहत संविधान की व्याख्या को समझने के लिए, संविधान को समझने के लिए न्यायिक व्याख्याओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो न्यायपालिका ने जो व्याख्या की है, सर्वोच्च न्यायपालिका ने व्याख्या की, नौकरियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायपालिका ने या आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्याख्या की है कि आरक्षित सीटें यानी रिजर्वेशन जो कोटा है वो कुल सीटों का 50% से अधिक नहीं हो सकता, मूल संख्या से, मूल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग को ओबीसी को आरक्षण के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी में संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने चाहिए। क्रीमी लेयर के तहत जो गैर सरकारी पद हैं उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा, जिसके तहत ये फैसला लिया कि गैर सरकारी पद है, जो बड़े बड़े अधिकारियों के पद है, उसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार क्योंकि जो आरक्षण का लाभ है वो केवल सरकारी क्षेत्र में, गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने क्या किया है, शिक्षा, जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से संशोधन किए हैं। तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने हमारी शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यक समूह, जो भी अल्पसंख्यक है भारत में हिंदुओं को छोड़कर, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध को अल्पसंख्यक माना गया और सबसे छोटा जो समूह भारत में अल्पसंख्यक है वो पारसी समुदाय है। तो अल्पसंख्यक समूह को अपनी संस्थाओं को स्थापित करने और उसका निजी प्रबंधन करने के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई बार संशोधन किया है, कई बार बदलाव किया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है बेटा, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका के आदेशों की भी संविधान के विकास में, न्यायपालिका ने जो कानून की व्याख्या की है, न्यायपालिका ने जो संविधान की व्याख्या की है, न्यायपालिका ने जो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, न्यायपालिका के जो आदेश भी हैं, वो संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश, न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश है, वो भी संविधान के विकास में, संविधान की व्याख्या में, संविधान के को अधिक स्पष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो स्पष्ट करते हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज, हमारा संविधान, भारतीय संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है। इसका अर्थ क्या है बेटा, जीवंत दस्तावेज क्या है? इसका मतलब हमारा संविधान मृत नहीं है, हमारा संविधान जीवित है, लचीला है और समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन की गुंजाइश रखी गई है। लगभग सभी प्राणी, जीवित प्राणी की एक तरह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है, बिल्कुल होता है। और जीवित प्राणी में आपको पता है समय काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। वास्तव में उसी को हम जीवित मानेंगे जिसमें समय काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन हो सके। वास्तव में यह पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान, इतने सारे संशोधन होने के बावजूद भी, 103 संशोधन हो चुके ना 2019 तक, तो हमारा संविधान इसके बाद भी गतिशील है,
व्याख्या के लिए खुलापन है इसमें, और बदलती परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन की गुंजाइश रखी गई है, उसे प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए रखा गया है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड है, यही लोकतांत्रिक संविधान की व्यवस्था है। तो आपको पता है कि हमारा संविधान है और यह एक जीवित प्राणी की तरह इसमें समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन रहा है। जीवित प्राणी की तरह हम उसे प्राणी को जीवित मानेंगे जो चलायमान हो, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा हो। यदि हम संविधान की मानव शरीर से तुलना करें तो मानव शरीर की तरह भारतीय संविधान है वो परिवर्तनशील रहा है, परिवर्तन के दौर से गुजरा है, और समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन रहा भी है। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन को संभावित या सजोकर रखा गया है। वास्तव में इसमें उस परिस्थिति का जिक्र किया गया। हमने संविधान में संविधान के टिकाऊपन के बारे में बताया। संविधान में आपको पता है भारतीय संविधान में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन की गुंजाइश को रखा गया है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड है, यही लोकतांत्रिक संविधान का असली तत्व है कि लगभग सभी जीवित प्राणी की तरह हमारा जो संविधान है, दस्तावेज है, वो समय समय पर होने वाली परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। जैसा आपको बताया गया हमारा संविधान है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया। हमारा संविधान एक साथ कठोर भी है और एक साथ लचीला भी। कठोर इसलिए है कि इसमें अनावश्यक परिवर्तनों से बचा गया है, और लचीला इसलिए क्योंकि इसमें समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश को रखा गया है। तो हमारा संविधान है, ये है हमारा संविधान है, वो संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित भी गई, और यह संविधान, इस संविधान के द्वारा किसी या सभी भागों में, किसी भाग में या संविधान के सभी भागों में संपूर्ण संशोधन की अनुमति भी दी गई है। तो हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, हमारा संविधान एक जीवित तत्व है, और लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड है। लोकतंत्र में व्यवहारिकता और विचार समय समय पर विकसित होते रहे हैं, होने भी चाहिए। लोकतंत्र में व्यवहारिकता समय काल परिस्थितियों के हिसाब से विकसित होती रही है, समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहे। कोई भी संविधान जड़ नहीं है, और कोई भी संविधान जड़ तब माना जाता है जब लोकतंत्र खत्म हो जाता है, तो नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता है। यह केवल टिकाऊ ही नहीं है भारतीय संविधान, बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी बनता है। हमारा संविधान है वो भारतीय नागरिकों के बीच में सम्मान का पात्र भी है। यह संविधान खुद को और अधिक लोकतांत्रिक बना रहा है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो खुद को और अधिक लोकतांत्रिक, खुद को अधिक मौलिक, खुद को एक नए स्वरूप में ढाल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान है उसको खुद को, अपने आप को लोकतांत्रिक परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को बदला है। पिछले 6 दशकों के दौरान आपको पता है हमारे देश की राजनीति में और संविधान में कई बदलाव हुए हैं। 70 वर्ष के काल के दौरान हमारे देश में 103 संशोधन भी हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा संविधान जड़ नहीं है, अचेतन नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक है, चेतन है। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन की गुंजाइश को रखा गया है। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें कुछ परिवर्तनों को आवश्यक माना गया है। तो पिछले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीति और संवैधानिक विकास के यदि मामलों को देखें तो उसमें कई परिवर्तन आया। जैसे मैंने आपको बताया है कि उसमें कई बदलाव आए, संविधान में कई संशोधन भी किए जा चुके हैं, लेकिन कई संशोधनों को निरस्त भी किया गया है। जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए संशोधनों को 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया है। हमारे देश में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति सौंपी गई है, लेकिन शक्तियाँ निर्धारित जरूर की गई है। संसद को संविधान में के किसी भी एक भाग में या संपूर्ण भाग में संशोधन करने का अधिकार है, संशोधन कर सकती है। इस अध्याय में हम उन परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे। 1950 से संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों के बारे में सामने आने वाला गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का है। हमारा संसद है वो सर्वोच्च है, सबसे मौलिक है। संसद को संविधान में बदलाव, किसी भी उपबंध को बदलने, परिवर्तित करने, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करने का अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल करती है। संसदीय लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जैसे इंग्लैंड भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसमें संसद को
जनता संसद है वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती और देश की चुनी हुई जनता को और संसद को कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका पर वरीयता दी गई है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई है। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत हो। संसद की सर्वोच्चता का पालन किया गया है, संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, संसद की वैधानिकता को सबसे ऊपर माना गया है। इसलिए हमारे संविधान में सरकार के अन्य घटकों की उपेक्षा संसद को अधिक शक्तियां दी गई और उसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर वरीयता दी गई है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां दी गई है। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत रखी गई है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट देना नहीं है और जनप्रतिनिधियों तक सीमित रहना नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र ये तीनों ही एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं और उसके माध्यम से ही कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सभी राजनीतिक संस्थाएं वो जनता के उत्तरदायी हों और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यानी संसद को जनता के साथ और जनता को संसद के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसदीय लोकतंत्र में संसद है वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, देश की जनता का आईना है और हमारी जनता ने संसद में प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, एमपी को चुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना है। इसलिए यह माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर संसद को वरीयता दी गई है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों के मुकाबले संसद को अधिक वरीयता मिली है, उसको महत्व दिया गया। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो। प्रजातंत्र का के अर्थ केवल वोट देना नहीं है और जनप्रतिनिधित्व तक सीमित रहना नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? विकासशील संस्थाओं से, जिसके माध्यम से वह कार्य करती है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए। सभी राजनीतिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सभी राजनीतिक संस्थाओं को जनता के प्रति सचेत रहना चाहिए और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। संसद को जनता के साथ और जनता को संसद के साथ मिलकर काम करना चाहिए। संसद की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट की सर्वोच्चता का अभिप्राय यही है कि संसद को संविधान में परिवर्तन करने और मूल उपबंधों में बदलाव किए बिना उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है वो होना चाहिए। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, इसको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।